हाय। अगर फैक्ट्री के अंदर एक्सीडेंट हो तो क्या करना चाहिए? ये एक जनरल क्वेश्चन है जो कोई भी एचआर मैनेजर हो या फैक्ट्री के जो इंचार्ज हो उसके मन में आता है। ऑल्दो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, बट छोटा मोटा चीज़ कहीं पे अनसीन हो जाता है जिसके वजह से एक्सीडेंट होता ही है। अगर एक्सीडेंट हुआ तो मुझे करना क्या है? पैनिक ना होके वो सिचुएशन को मुझे कैसा हैंडल करना है। एक्सीडेंट दो टाइप का होता है, एक तो फटल और एक नॉन फटल। अगर नॉन फटल है मतलब बॉडीली इंजरी हुआ, जो कि माइनर इंजरी हो सकता है, मेजर इंजरी भी हो सकता है, तो उसमें क्या करना चाहिए? अगर फटल हो गया, गॉड फॉरबिडन, तो उसमें हमको क्या करना चाहिए? अगर नॉन फटल है तो इमीडिएटली उसको फास्ट एड देना चाहिए, जो कि फैक्ट्री में जो आपका फास्ट एड बॉक्स है, जो मेडिसिन अवेलेबल है, उसके अंतर्गत उसको करना चाहिए। लेकिन अगर कोई इंजरी सीरियस हो तो तुरंत उसको जो आपके हॉस्पिटल के साथ टाई अप है या ईएसआईसी हॉस्पिटल है उसके अंदर ले लेना चाहिए। अगर इंजरी ज़्यादा है तो उसके फैमिली मेम्बर को पहले इन्फॉर्म कर दीजिए, या कोई रिलेटिव उधर काम कर रहे हैं तो उनको इन्फॉर्म कर दीजिए। फिर आपको इधर थ्रू टेलीफोन, फैक्स और ईमेल आपको फैक्ट्री इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करना होगा। आपको ईएसआईसी ऑफिसर जो कमिश्नर है उनको इन्फॉर्म करना होगा, या डब्ल्यूसी, अगर ईएसआईसी नहीं है तो जो डब्ल्यूसी है, डब्ल्यूसी के कमिश्नर वर्कमेंस कंपेंसेशन का, उनको इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू दैट इंजरी, फिर तो आपको तुरंत जो नियर बाय पुलिस स्टेशन है उधर जाके पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। आपको वो जो एरिया है जहाँ पे एक्सीडेंट है उसको बैरिकेड लगाना पड़ेगा। फेलो एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं, 2 एम्प्लॉय है, उनका विटनेस आपको लेना है। जितने भी विदिन 24 आवर्स आपको फैक्ट्री इंस्पेक्टर को और ईएसआईसी ऑफिसर को थ्रू ईमेल इन्फॉर्म करना है। फैक्ट्री इंस्पेक्टर को फॉर्म 24 के हिसाब से इन्फॉर्म करना है और ईएसआईसी ऑफिसर को फॉर्म 16 के हिसाब से इन्फॉर्म करना है। फिर आपको जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होता है ईएसआईसी के, उसके एम्प्लॉय का आईपी नंबर, टेम्पोररी आईडी कार्ड, जो टीसी नंबर, मास्टर रोल नंबर, एक्सीडेंट रजिस्टर अपडेट करना चाहिए, वो भी अपडेट करके उसको सब सबमिट करना बहुत ज़रूरी होता है। ये सब आपको पूरा केयरफुली और शांति से आपको करना पड़ेगा। अगर ईएसआईसी के अंडर फैक्ट्री नहीं आता है तो डब्ल्यूसी को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और जो कंपेंसेशन पे करना है उनके हिसाब से एम्प्लॉय को पे करना पड़ेगा डब्ल्यूसी एक्ट 1923 के अंडर। इन केस अगर एक्सीडेंट फटल हुआ, गॉड फॉरबिडन, हम उसको मतलब कुछ कर नहीं पाए, हम लोग आदमी ठीक नहीं हो पाया और उसकी डेथ हो गया एक्सीडेंट से, तो यहाँ पे हमको थोड़ा सीरियसली सोचना पड़ेगा। पहले तो आपको जो नियरेस्ट आपका ईएसआईसी हॉस्पिटल है या टाई अप हॉस्पिटल है उधर उसको लेना पड़ेगा। जो भी इंजर्ड पर्सन है, आपको लगा कि काफ़ी इंजर हो गया, आइदर डेथ हो गई, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको उधर लेना है, हॉस्पिटल लेना बहुत ज़रूरी है। सेकंड स्टेप, आप उनके फैमिली मेम्बर को या रिलेटिव को तुरंत फ़ोन करना है, जो उनका इमरजेंसी नंबर आपके ऑफिस में अवेलेबल रहेगा। इमीडिएटली आप एक काम कीजिए, फ़ोन करके फैक्ट्री इंस्पेक्टर को बोलिए, फिर आपका ईएसआईसी ऑफिसर को बोलिए। अगर ईएसआईसी का अंडर नहीं आता है तो डब्ल्यूसी कमिश्नर जो है उनको इन्फॉर्म कीजिए। किसी को भेज के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भी एक इंफॉर्मेशन दीजिए और बताइए उनको जो भी सिचुएशन है। फिर जो उनके साथ काम कर रहे हैं 2 एम्प्लॉय का विटनेस लीजिए कि कैसे हुआ मैटर, क्या हुआ, सब राइटिंग में रखिए। वो एरिया का फोटोग्राफ्स लीजिए, उसको बैरिकेड कर दीजिए जब तक आपका फैक्ट्री इंस्पेक्टर ना बोले काम करने के लिए। आपको 24 आवर्स के अंदर ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको फॉर्म 24 फैक्ट्री इंस्पेक्टर को भर के देना पड़ेगा और फॉर्म 16 ईएसआईसी ब्रांच को भर के देना पड़ेगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिए। फिर आज अभी जो बताया मैंने, बैरिकेड करना पड़ेगा जब तक वो आपको अलाउ ना करे उसमें काम करने के लिए। फिर आपका जो एक्सीडेंट रजिस्टर है उसको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। जो हुआ, कैसे हुआ, वो डिटेल लिख के उसको अपडेट कीजिए।
फिर आप जो फैमिली मेम्बर है उनको बोलिए एटलीस्ट जो डेथ सर्टिफिकेट है या जो पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट है 4 to 5 कॉपीज ले लें, और अगर होगा तो इंग्लिश में ले लें, अगर रीजनल लैंग्वेज में है तो उसको अटेस्टेड करके रखिए, क्योंकि बहुत सारे जगह पे ये सर्टिफिकेट्स आपको ज़रूरी मतलब लगता है। अगर आज ऑलरेडी मैंने बताया कि अगर ESIC के अंडर नहीं आता है तो WC को उसको कमिश्नर को बताना पड़ेगा, और WC एक्ट 1923 के हिसाब से जो भी कंपेंसेशन होता है उसको देना पड़ेगा। फिर उसका जो ग्रेच्युटी नॉमिनेशन फॉर्म चेक करके जितना उसका ग्रेच्युटी होता है उसके जो नॉमिनी है उसको देना बहुत ज़रूरी है। वो थोड़ा हमको देखना पड़ेगा कितना किसको उन्होंने रखा है और क्या रखा है। फिर पेंशन जो प्रोविडेंट फंड के अंदर आता है, डेथ क्लेम जब हम फिलअप करते हैं फॉर्म नंबर 20F, फिर पेंशन के लिए 10D, फिर जो उसका EDLI होता है along with the list of सर्वाइविंग मेंबर्स इन द फैमिली जिसको उसने नॉमिनी रखा है, ये सब हमको लिस्ट आउट करके सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि EDLI के अंदर उसको इंश्योरेंस का क्लेम कर सकते हैं, और पेंशन भी PF के अंडर जो है उसके नॉमिनी को मिल सकता है। तो ये सब करके उसके साथ आपको उसका आधार कार्ड, चेकबुक कॉपी, फिर उसका जो पासपोर्ट कॉपी, पासबुक का कॉपी, ये सब सबमिट करना पड़ेगा। जितना डॉक्यूमेंट वो चाहिए, डिटेल्स लीगल डॉक्यूमेंट सब सबमिट करना बहुत ज़रूरी पड़ेगा। कहीं कहीं पे वो लोग मैरिज सर्टिफिकेट भी मांगते हैं, तो मैरिज सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होता है। अगर सरनेम अलग हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप मैरिज सर्टिफिकेट भी बना के रखें, या कभी ज़रूरत पड़ेगा तो आप दे दीजिएगा। इन केस ऑफ एनी ग्रुप लाइफ और ग्रुप एक्सीडेंट पॉलिसी हो, अगर आपने कुछ ऐसा एक्सीडेंट पॉलिसी निकाला टोटल एम्प्लॉयज़ के लिए, जैसे कोई कंपनी निकाल के रखती है 2 लाख 5 लाख का या ज़्यादा लेके रखती है, तो वहाँ पे भी आपको सारा ऐसे डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। आधार कॉपी, पैन कार्ड कॉपी, नॉमिनी कार्ड, वही पैन कार्ड कॉपी, आधार कार्ड कॉपी, बैंक जो चेकबुक का ये कॉपी, फिर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, फिर एक अफिडेविट करना पड़ता है कि भाई फैमिली मेम्बर करके, प्लस आपको मैरिज सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स एलोंग विथ डेथ सर्टिफिकेट एंड पोस्टमार्टम सर्टिफिकेट, कभी पुलिस कंप्लेन किया उसका सर्टिफिकेट, ये सारा चीज़, और एक्सीडेंट जब भी हुआ उसका डिटेल्स, ये सब डॉक्यूमेंट्स बैक टू बैक लगती है। तो सारा डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कीजिए, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो या कि कोई थोड़ा भी इंजर हो, लेकिन बदकिस्मती से या बोलिए या कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट को एक्सीडेंट ही बोल सकते हैं। अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो हम उसको कैसे हैंडल करें, मोस्टली उसके फैमिली मेम्बर को कैसे हैंडल किया जाए उनको, ताकि कोई तकलीफ़ ना हो या कोई चीज़ में डिप्राइव ना हो। जहाँ जहाँ पे उनको जो जो मिलना है उसको थोड़ा हेल्प करना चाहिए। अगर आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करना है तो हमको करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसके फैमिली मेम्बर को रिटर्न नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा एक सेंसिटिव इशू है। अगर केयरफुली हैंडल किया जाए तो आराम से हैंडल हो सकता है, क्योंकि ये ह्यूमन है और ह्यूमन लॉस का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। फिर भी जितना हम कर सकते हैं प्यार से बात करके, समझा बुझा के क्या क्या मदद कर सकते हैं। कभी कभी सपोज़ किसी का हस्बैंड का डेथ हो गया है तो उसके वाइफ को भी कंपनी में काम दिया जा सकता है, अगर उस वाइफ राजी है तो। अगर राजी नहीं है तो उनसे एक लिखवा के रखिए कि हमने ऑफ़र किया लेकिन उन्होंने मना किया, तो आप उसको ऑफर लेटर भी दीजिए। अगर उन्होंने नहीं करना है तो उनसे लिखवा के लीजिए कि उनको नहीं करना है। तो ये सब डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर डिसीज फैमिलीज पॉइंट ऑफ व्यू। आपको क्या कंपेंसेशन दे रहे हो और उसका भरपाई कैसे कैसे कर रहे हैं, थ्रू ESIC, थ्रू PF, थ्रू इंश्योरेंस, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। और स्टैट्यूटरी पेमेंट्स लाइक ग्रेच्युटी ऑल्सो, बोनस वगैरह जो उसका रहेगा उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर कुछ क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। और मेरा अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब PMart HRD, और दूसरे लोगों को भी भेजिए ताकि हम लोग ज़्यादा HR रिलेटेड टॉपिक ला सके फोरम में।
थैंक यू। अगर आपका कोई स्पेसिफिक टॉपिक भी चाहिए, यू कैन टेल मी, हम उसको भी एड्रेस करेंगे। थैंक यू सो मच।